Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start the third lecture of excretory products and their elimination. कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. आई होप कि वो आपने अच्छे से देखा होगा और तभी आप थर्ड लेक्चर पे आगे होगी. मैं इसलिए हर वीडियो में बोलता हूं कि पहले जो मैंने पहले लेक्चर्स बनाए होते हैं वो देखो, उसके बाद इस प्रेजेंट लेक्चर में आ जाओ, क्योंकि सभी लेक्चर्स इंटरलिंक्ड है. ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. मैंने बोला कि जो किडनी है, किडनी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन. जहां पे जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन क्या करता है, ये ब्लड से यूरिया को बाहर निकलता है और हम इसी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन यहां पे देखेंगे. एंड नीट 2023 में यहां से क्वेश्चन बना है जो मैं आपको यहां पे बोलूंगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस वहां पे बनते हैं. यहां पे लेवल हाई रखनी पड़ती है सो दैट कि जो नीचे वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे वो आपको इजी से फिर क्लियर हो जाए. ठीक है, इजी से वो आपका सॉल्व हो जाए. तो चलिए आप हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन में पहला पॉइंट आप लिखोगे also called uriniferous tubule. Also called uriniferous tubule. नेफ्रॉन को uriniferous tubule कहते हैं. uriniferous tubule कहते हैं. तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे नेफ्रॉन इज also called the uriniferous tubule. ठीक है, एंड नेफ्रॉन जो है ना, इट इज अ structural and functional unit of kidney. Structural and functional unit of kidney. Unit of kidney. Nephron is a structural and functional unit of kidney which extract waste from the blood. Which extract waste from the blood. Which extract waste from the blood. Waste from the blood. From the blood. तो पहला पॉइंट आप नेफ्रॉन में लिखोगे, दैट इज नेफ्रॉन को हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं. ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विच एक्सट्रैक्ट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. जो ब्लड में से जो वेस्ट होता है यानी यूरिया होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने में मदद देता है और यही नेफ्रॉन जो है ना, यही एक्सट्रैक्ट करता है यूरिया ब्लड से. ठीक है, ये दो पॉइंट्स आप लिखेंगे. ठीक, अगर हम नंबर देखेंगे, नंबर इन बोथ किडनी कितने होते हैं ये नेफ्रॉन. बोथ किडनी, नंबर इन बोथ किडनी कितने होते हैं, 2 मिलियन. 1 मिलियन इन 1 नेफ्रॉन, 2 मिलियन इन 2 नेफ्रॉन. यानी जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये 2 मिलियन होते हैं दो किडनीज में. एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, 2 किडनीज में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स. ये 3 पॉइंट आप पहले लिखोगे. ठीक है, ये 3 पॉइंट आप पहले लिखोगे. अब आप लिखोगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के टाइप्स. ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. There are 2 types of nephron. There are 2 types of nephron. 2 types. Number 1 is cortical nephron. Cortical nephron. And number 2 दूसरा टाइप होता है juxtaglomerulary nephron. There are 2 types of nephron. Cortical nephron, juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron. ठीक है, एक सेकेंड. Medullary nephron. तो नेफ्रॉन की मैं बात कर रहा हूं. There are 2 types of nephron. Number 1 is the cortical nephron and number 2 type is juxtamedullary nephron. अगर हम cortical nephron की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट नीट 2023 में यही से क्वेश्चन बना है. ये जो cortical nephron है ना,
इट कंप्राइजेस 85% ऑफ द नेफ्रॉन इन द मैमल्स। अगर मैमल्स की बात करेंगे 85% नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड 15% होते हैं जेक्स्ट्रा नेफ्रॉन। ठीक है, तो पहला पॉइंट, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कंप्राइजेस 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स व्हाइल एज जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कंप्राइजेस 15% ऑफ द नेफ्रॉन्स, 15% ऑफ द नेफ्रॉन्स। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनल इज टू शॉर्ट। लूप ऑफ हेनल या हेनली, ठीक है, लूप ऑफ हेनल इज टू शॉर्ट। यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनल टू शॉर्ट होता है। व्हाइल एज इफ वी टॉक अबाउट द जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनल जो है ना, लूप ऑफ हेनल यहां पे लॉन्ग होता है। लूप ऑफ हेनल यहां पे लॉन्ग होता है। ठीक, लूप ऑफ हेनल लॉन्ग होता है। ठीक है, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, ये एक्सटेंड करता है only very little into the medullary region. Extend only very little in medullary region या medulla. ठीक है, medulla. While as if we talk about the juxta medullary nephron, ये एक्सटेंड करता है, ये रन करता है, रन डीप इनटू द मेडुला। ठीक है, तो ये बात यहां पे याद रखना। यहां पे क्वेश्चन नीट 2023 में एसर्शन रीजनेबल क्वेश्चन यहां पे बना था, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन, cortical nephron and juxtamedullary nephron. If we talk about the cortical nephron, comprises 85% of the nephrons. Loop of Henle, cortical nephron में loop of Henle short होती है और थोड़ा बहुत एक्सटेंड करता है medullary region में, medulla में। ठीक है, while as if we talk about the juxtamedullary nephron, it comprises the 15% of the nephrons. लूप ऑफ हेनल यहां पे जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनल लॉन्ग होता है और ये डीप रन करता है मेडुला में। ठीक है, ये डीप रन करता है मेडुला में। नीट 2023 में यही से क्वेश्चन बना था। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो और कॉपी पेस्ट को उतारिए। ठीक है, चलिए आगे। अब हम एक एक करके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कंप्राइजेस 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स और 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। पहला पॉइंट आप इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लिखेंगे ना, इट इज फॉर्मड ऑफ टू पार्ट्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन दो पार्ट्स का बना होता है। It is formed of two parts. Number one is Bowman's capsule, and number two is renal tubule. ठीक है, तो नंबर वन की अगर हम बात करेंगे ना, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना 85% एक कंप्राइज करता है नेफ्रॉन्स में। ठीक है, एंड ये दो पार्ट्स का बना होता है, बाउमनस कैप्सूल एंड रिनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे बाउमनस कैप्सूल। तो पहले आप लिखेंगे बाउमनस कैप्सूल। लिखिए पहला बाउमनस कैप्सूल का स्ट्रक्चर अंदर हम देखेंगे। बाउमनस कैप्सूल का स्ट्रक्चर हम पहले देखेंगे। बाउमनस कैप्सूल का स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ेंगे। देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे आपको भी बनाना है। ठीक है, बाउमनस कैप्सूल ऐसे होता है। एक सेकंड, यहां से मैं दूसरा चाक उठाता हूं। This is the structure of
बाउमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, ये बाउमन्स कैप्सूल का ये स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करेंगे ना इस बाउमन्स कैप्सूल का, बाउमन्स कैप्सूल का पहला पॉइंट आप देखेंगे डबल वॉल्ड कप प्रेजेंट इन द रेनल कॉर्टेक्स। पहला पॉइंट आप देखेंगे ये डबल वॉल्ड कप शेप्ड होता है, डबल वॉल्ड कप प्रेजेंट इन रेनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन में होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन में ये प्रेजेंट होता है ये बाउमन्स कैप्सूल। ये डबल वॉल्ड कप आपको दिख रहा होगा, इट्स अ डबल वॉल्ड कप प्रेजेंट इन द रेनल कॉर्टेक्स internally lined by thin and squamous epithelium formed of flat cells, internally lined by thin and squamous epithelium of flat cells, thin and squamous epithelium formed of flat cells, flat cells। अगर हम इस बाउमन कैप्सूल की बात करेंगे ना, इंटरनली ये लाइन होता है थिन एंड एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम से, इंटरनली ये लाइन होता है थिन एंड स्क्वेमस एपिथेलियम से, एंड वो स्क्वेमस एपिथेलियम बना होता है फ्लैट सेल्स का, ठीक है। इंटरनली जो बाउमन कैप्सूल है, इट इज इंटरनली लाइंड बाय द थिन एंड स्क्वेमस एपिथेलियम formed of flat cells, ठीक है। और यहां पे दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं इस बाउमन कैप्सूल के। यहां पे इनर लेयर होती है, याद रखना, इनर लेयर होती है, और यहां से आउटर लेयर होती है, याद रखना, यहां से आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर, इनर लेयर एंड आउटर लेयर, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। जो यहां पे अगर हम बात करेंगे इंटरनली ये जो बाउमन्स कैप्सूल है ना, इंटरनल लाइन होता है थिन एंड स्क्वेमस एपिथेलियम से फॉर्म्ड ऑफ द फ्लैट सेल्स, एंड दो लेयर्स इस बाउमन्स कैप्सूल के प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनर लेयर की बात करेंगे, इनर लेयर को हम विसरल लेयर कहते हैं, याद रखना, विसरल लेयर कहते हैं, और आउटर लेयर को हम पैराइटल लेयर कहते हैं, याद रखना, पैराइटल लेयर कहते हैं। अगर हम बात करेंगे बाउमन्स कैप्सूल की इंटरनली, अगर हम देखें, इनर लेयर इज कॉल्ड द विसरल लेयर एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड द पैराइटल लेयर, आउटर लेयर इज कॉल्ड द पैराइटल लेयर, ठीक है। और अगर हम इस विसरल लेयर की बात करेंगे, इस विसरल लेयर की बात करेंगे, अगर हम विसरल लेयर की बात करेंगे ना, ये सेल्स की बनी होती है, उन सेल्स को हम पोडोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, पोडोसाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पे इनर लेयर इज विसरल लेयर इज फॉर्म ऑफ द सेल्स कॉल्ड द पोडोसाइट्स। यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखेंगे विसरल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ द सेल्स, विसरल लेयर is formed of cells called the podocytes, इन podocytes को feet like appearance होती है, having a feet like appearance, that is why it is called as इनको हम पेडिसल्स कहते हैं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं बाउमन्स कैप्सूल की। ये जो बाउमन्स कैप्सूल है ना, ये डबल वॉल्ड कब प्रेजेंट होता है रेनल कॉर्टेक्स में, इंटरनली लाइन होता है थिन एंड स्क्वेमस एपिथेलियम जो फ्लैट सेल्स का बना होता है। इनर लेयर ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड द विसरल लेयर, आउटर लेयर ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड द पैराइटल लेयर। अगर हम विसरल लेयर की बात करेंगे, विसरल लेयर बनी होती है सेल्स की, उन सेल्स को हम पोडोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, इनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। इन पोडोसाइट्स को फीट लाइक अपीयरेंस है, दैट इज व्हाई इनको हम कहते हैं पेडिसल्स। इनको फीट लाइक अपीयरेंस है, उनको हम पेडिसल्स कहते हैं। तो यहां तक पहले आप ये उतारिए, ठीक है, यहां तक आप पहले उतारिए।
अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं विसरल लेयर का। विसरल लेयर जो होती है ये बनी होती है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स की, उनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, फॉर्म बाय पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स, ठीक है। पोडोसाइट्स को फीट लाइक अपीयरेंस होती है, कॉल्ड द पेडिसल्स, याद रखना, कॉल्ड द पेडिसल्स। तो यहाँ पे विसरल लेयर, ठीक है, विसरल लेयर इज फॉर्म ऑफ पोडोसाइट्स, ठीक है। पोडोसाइट्स को फीट लाइक अपीयरेंस होती है, फीट लाइक अपीयरेंस होती है इनकी, कॉल्ड द फीट लाइक अपीयरेंस, ठीक है। इनको हम कहते हैं फीट लाइक अपीयरेंस होती है, इनको हम पेडिसल्स कहते हैं, क्या पेडिसल्स कहते हैं। और ये जो पेडिसल्स है ना, एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ माइन्यूट पोर्स कॉल्ड द स्लिट पोर्स फॉर पासिंग द अल्ट्राफिल्ट्रेट, एंड thousands of pores called the slit pores, thousands of pores called the slit pores through which the ultrafiltrate is passing, ठीक है, through which ultrafiltrate passes, ultrafiltrate passes। तो मैं बात कर रहा हूं इस विसरल लेयर, इंटरनली जो इनर लेयर होती है ना बॉमन्स कैप्सूल की, दैट इज द विसरल लेयर। विसरल लेयर इज फॉर्म ऑफ द पोडोसाइट्स को फीट लाइक अपीयरेंस होती है, कॉल्ड द पेडिसल्स, ठीक है। एंड थाउजेंड्स ऑफ पोर्स यहाँ पे इन पोडोसाइट्स में होती है, इनको हम स्लिट पोर्स कहते हैं, थ्रू विच अल्ट्राफिल्ट्रेट पास हो जाएगा, उसके थ्रू अल्ट्राफिल्ट्रेट पास हो जाएगा। तो अब हम इस विसरल लेयर, इस पोडोसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका सर? अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ पोडोसाइट्स ऑफ बॉमन्स कैप्सूल, पोडोसाइट्स, ठीक है। यानी जो बॉमन्स कैप्सूल के विसरल लेयर है ये पोडोसाइट्स के बनी होती है। हम इसी पोडोसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत ही आसान है इसका स्ट्रक्चर। देखिए ये जो यहां पे है ना, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द पोडोसाइट का न्यूक्लियस। और यहाँ पे ये जो फीट लाइक अपीयरेंस है, यहाँ पे जो ये फीट लाइक अपीयरेंस है ना, फीट लाइक अपीयरेंस, इनको हम पेडिसल्स कहते हैं। और मैंने बोला यहाँ पे इस पोडोसाइट में थाउजेंड्स ऑफ माइन्यूट पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम स्लिट पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिट पोर्स कहते हैं बेटा, याद रखना, इनको हम स्लिट पोर्स कहते हैं। इन स्लिट पोर्स के द्वारा क्या हो जाएगा? इस स्लिट पोर्स के द्वारा जो अल्ट्राफिल्ट्रेट अंदर इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इस बॉमन्स कैप्सूल में बनेगा, उस अल्ट्राफिल्ट्रेट को पास करने में ये स्लिट पोर्स इंपॉर्टेंट है। यानी इन्हीं पोर्स के बीच में से जाके वो अल्ट्राफिल्ट्रेट पास हो जाएगा। तो ये था बॉमन्स कैप्सूल का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ये पहले आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोडोसाइट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पोडोसाइट, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो ये इनर सरफेस या इनर कैविटी होती है बॉमन्स कैप्सूल की कैविटी, जिसे कैविटी ऑफ द बॉमन्स कैप्सूल की एक कैविटी होती है। इस कैविटी में रन करते हैं, इस कैविटी इन द cavity of Bowman's capsule, in the cavity of Bowman's capsule, there is a group of about 50 capillaries. There is a group of about 50 capillaries. 50 capillaries called glomerulus. Called glomerulus.
तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जो अंदर कैविटी यहाँ पे बनाता है ना ये बाउमन्स कैप्सूल, इसमें ग्रुप ऑफ 50 कैपिलरीज होती है। ये जो कैपिलरीज आपको दिख रही है ना, ये ग्रुप ऑफ 50 ऑलमोस्ट 50 कैपिलरीज होती है। ये इन कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। इन कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये एक कैविटी होती है बाउमन्स कैप्सूल की, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 50 कैपिलरीज होते हैं, उनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक। और ये जो कैपिलरी है ना, कैपिलरी का एंडोथीलियम जो है यहाँ पे भी पोरस होते हैं। ये जो कैपिलरी एंडोथीलियम होता है ना, कैपिलरी एंडोथीलियम हैव आल्सो पोरस। ठीक है, इसमें पोरस होते हैं। इन पोरस को हम फेनिस्ट्रा कहते हैं। FANESTRAE। ठीक है, फेनिस्ट्रा। इस विसरल लेयर में भी पोरोसाइट्स है, जैसे विसरल लेयर, इसमें भी पोरोसाइट्स है, उनमें भी स्लिट पोर्स प्रेजेंट है। और जो ये कैपिलरी है ना, ये जो अंदर एक कैपिलरी है ना, ये एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी है ना, इसमें भी पोर्स होती है। इनको हम फेनिस्ट्रा कहते हैं। FENESTRE, ये फेनिस्ट्रा कहते हैं। ठीक है, फेनिस्ट्रा कहते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये जो कैपिलरी का एंडोथीलियम है, एंड यहाँ पे ये जो विसरल लेयर एंड द कैपिलरी एंडोथीलियम, इसके दरमियान विसरल लेयर एंड द कैपिलरी एंडोथीलियम एंड दिस इज कैपिलरी एंडोथीलियम, इसके दरमियान बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इनके दरमियान बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जहां पे फिर ये जो चीजें अल्ट्राफिल्ट्रेट यहाँ पे फिर यहां से पास हो जाता है, अंदर प्रोसेस होती है, जो मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो मैं बात कर रहा हूं बाउमन्स कैप्सूल की, पहले से बाउमन्स कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी में। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने बोला, ये जो बाउमन्स कैप्सूल है ना, यहां से इंटरनली ये लाइन होता है थिन एंड, ये थिन एंड स्क्वेमस एपिथेलियम से अंदर लाइन होता है जो बनी होती है फ्लैट सेल्स की। इनर लेयर ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड द विसरल लेयर एंड द आउटर लेयर ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड द पैराइटल लेयर। ठीक है, ये जो विसरल लेयर है ना, विसरल लेयर बनी होती है सेल्स की, उनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट्स को फीट लाइक अपीयरेंस होती है, उनको हम पेडिसिल्स कहते हैं। एंड मिलियन पोडोसाइट्स में मिलियंस ऑफ पोरस होते हैं, उन पोरस को हम स्लिट पोरस कहते हैं, जहां से फिल्ट्रेट पास होता है। उसके बाद मैंने बोला कि ये जो कैविटी होती है ना इस बाउमन्स कैप्सूल की, इसमें कम से कम 50 कैपिलरीज होती है, उनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये जो कैपिलरी का एंडोथेलियम है ना, इसमें भी पोर्स प्रेजेंट होती है, इन पोर्स को हम फेनिस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिस्ट्रा कहते हैं। और यहां पे मैंने बोला उसके बाद कि ये जो कैपिलरी का एंडोथेलियम है और विसरल लेयर का जो है यहां पे विसरल लेयर और कैपिलरी के एंडोथेलियम के दरमियान यहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पे प्रेजेंट होता है। तो यहां पे मैं ये पॉइंट लिखूंगा, आप भी अपनी कॉपी पे मेंशन करेंगे कि यहां पे विसरल लेयर, ठीक है, विसरल लेयर और एंडोथेलियम, ठीक है, कैपिलरी या ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम भी आप कह सकते हो। कैपिलरी एंडोथेलियम, इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। कलेक्टिवली जब ये तीन मिलते हैं, ये कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं फिल्ट्रेटिंग यूनिट। कलेक्टिवली फॉर्म filtrating unit और
डायलिसिंग यूनिट, यानी यही से फिर फिल्टर हो जाता है सभी अंदर जो फिल्ट्रेशन है अंदर यही पे फिल्ट्रेशन होती है। और डायलिसिंग यूनिट, डायलिसिंग यूनिट याद रखना, ये बात याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। विसरल लेयर, ठीक है, और कैपिलरी एंडोथेलियम के दरमियान बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। कलेक्टिवली ये फिल्टरिंग यूनिट बनाते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट होता है ऐसे ही फिल्ट्रेशन यूनिट बना, जहां से फिर ब्लड जो है ब्लड फिल्टर होता है इनसाइड द बाउमनस कैप्सूल, ठीक है। और कलेक्टिवली इनको हम फिल्टरिंग यूनिट और डायलिसिंग यूनिट कहते हैं। फिल्टरिंग यूनिट और डायलिसिंग यूनिट, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे, बाउमनस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, बाउमनस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है सर? जो अंदर कैविटी होती है बाउमनस कैप्सूल की, इसमें 50 कैपिलरीज भागती है, इसमें 15 कैपिलरीज होती है, 50 कैपिलरीज होती है, इनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमनस कैप्सूल, बाउमनस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमनस कैप्सूल, ये बनाते हैं मालफेजियन बॉडी, मालफेजियन बॉडी, ठीक है, या पैगमेलियन बॉडी, ठीक है, और पैगमेलियन बॉडी। अगर आगे आता मालफेजियन बॉडी, आप बोलते सर आपने अभी बोला ही नहीं मालफेजियन बॉडी क्या होती है, या पैगमेलियन बॉडी, ठीक है, पैगमेलियन बॉडी ये क्या होती है? ये मालफेजियन बॉडी क्या होती है? ग्लोमेरुलस प्लस बाउमनस कैप्सूल इज कॉल्ड द Malphigian body, is called the Malphigian body, and this is all about the Bowman's capsule। हम किसके बारे में भी पढ़ रहे हैं सर? कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85%, ठीक है। लूप ऑफ हेनल जो है ना सर, ये टू शॉर्ट होता है और थोड़ा बहुत इसका पार्ट भागता है, अंदर जाता है मेडुला में, थोड़ा बहुत पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कंप्रेस करते हैं 85% ऑफ द नेफ्रॉन, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक नंबर वन पार्ट इज बाउमनस कैप्सूल। सर बाउमनस कैप्सूल के अंदर से हम आगे, अब तो रेनल ट्यूब्यूल सेकंड पार्ट हमें पढ़ाए, यही मैं पढ़ाने जा रहा हूं, रेनल ट्यूब्यूल। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब, लूप ऑफ हेनल, असेंडिंग लूप ऑफ हेनल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल और कलेक्टिंग डक्ट, और उनकी फंक्शन पढ़ेंगे। उसी के साथ हम लेक्चर को एंड करेंगे और एक एक पॉइंट हम मेंशन करेंगे जो मैं यहां पे आपको बोलूंगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब हम यहां पे पढ़ेंगे रिनल ट्यूब्यूल, ठीक है, रिनल ट्यूब्यूल। तो पहले हमने पढ़ा हम अभी पढ़ रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, उसमें पहला पार्ट हमने पढ़ा बाउमनस कैप्सूल। अब हमें यहाँ पे रिनल ट्यूब्यूल भी एक अच्छे तरीके से पढ़ा है, उस तरीके से जहां से और जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। रिनल ट्यूब्यूल, ठीक है, रिनल ट्यूब्यूल जो होता है इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पार्ट, जो रिनल ट्यूब्यूल लॉन्ग और कॉइलड होता है, ये लॉन्ग और ये कॉइलड होता है, ठीक है, लॉन्ग और कॉइलड, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ, रिनल ट्यूब्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ PCT, Henle's loop, DCT, proximal convoluted tubule, Henle's loop and distal convoluted tubule, ठीक है। This is PCT, proximal convoluted tubule, and this is Henle's loop. This is a descending limb of Henle's loop. This is ascending limb of Henle's loop, ठीक है, ये ascending limb of Henle's loop है। This is descending limb of Henle's loop, and this is proximal convoluted tubule, and this is distal convoluted tubule, इसी PCT का proximal convoluted tubule, ठीक है, लूप ऑफ हेनल यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ये रिनल ट्यूब्यूल बना होता है, ठीक है, ये रिनल ट्यूब्यूल बना होता है। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। अब हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का क्या फायदा है यहाँ पे, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल का क्या फायदा है, इसका क्या काम है, एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का क्या काम है, एंड कलेक्टिंग डक्ट क्या काम है, एक एक करके हम यहां पे पढ़ेंगे और उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है, यहां पे पहला पॉइंट आप लिखेंगे,
ये जो यहाँ पे मालफेजियन बॉडी यानी ये बाउमन्स कैप्सूल और इसमें जो ग्लोमेरुलस है ना, इसको हम मालफेजियन बॉडी कहते हैं। एक तो मालफेजियन बॉडी, दूसरा पीसीटी एंड डीसीटी। मालफेजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी, यहां से आप लिखेंगे मालफेजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी। ये रिनल कॉर्टेक्स में आता है, ये रिनल कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द loop of Henle and the collecting duct, loop of Henle and the collecting duct, ये आते हैं रिनल मेड्यूला में, ये रिनल मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं। ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये बाउमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इसको हम मालफेजियन बॉडी कहते हैं। मालफेजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी, ये रिनल कॉर्टेक्स में आता है। और इस लाइन से नीचे क्या है सर, रिनल मेडुला है। रिनल मेडुला में लूप ऑफ हेनल एंड यहां से कलेक्टिंग डक्ट आता है। ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपने समझा कि मालफेजियन बॉडी, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल, असेंडिंग लूप ऑफ हेनल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये कहां पे होते हैं, आप एक एक करके इनकी फंक्शन को पढ़ेंगे। मैं डिक्टेट करूंगा, यहां पे लिखूंगा और आई होप कि आप भी नोट्स बनाओगे एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप खुद ही देखना कि एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं मेहनत करके आपके सामने आ जाता हूं। एज आई एम ऑल्सो द बैचलर, मैं कोई मास्टर्स नहीं हूं, मैं कोई अभी उस्ताद नहीं हूं, मैं भी अभी बैचलर हूं। मैंने भी खुद नीट दिया है, नीट पढ़ा है, ठीक है। इसीलिए थोड़ी बहुत मेरी परफेक्शन है, सो दैट कि मैं आपके साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करना चाहता हूं। आई होप कि आप नोट्स बनाओगे और उसके बाद कोई भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे किसी भी चीज की कमी हो रही है या लग रही है, तो प्लीज आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, सो दैट उस पर भी मैं वर्क करूंगा, सो दैट एक हम आपस में जुड़ के हम एक अच्छा कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके इनकी फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, हम पहला पॉइंट यहां पे लिखेंगे, पहला पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे। एक तो मालफेजियन बॉडी, मालफेजियन बॉडी, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये किस में आते हैं सर, यहां पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये आते हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है, कॉर्टेक्स में, ठीक है। रिनल कॉर्टेक्स में ये आते हैं, रिनल कॉर्टेक्स में आते हैं। एंड नंबर 2 अगर हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ना बेटा, ये किस में आएंगे सर, ये आता है रिनल मेडुला में, रिनल मेड्यूला में। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो ऐसा रीजनेबल क्वेश्चन बनाता है। दैट इज मैं एक एक बेसिक पॉइंट भी यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ, बेसिक पॉइंट भी यहाँ पे भी आपको पढ़ाता हूँ। ये पॉइंट आप पहले लिखेंगे, मालफेजियन बॉडी, पीसीटी डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये रिनल कॉर्टेक्स में आते हैं। लूप ऑफ हेनल एंड कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये रिनल मेड्यूला में आता है, ये रिनल मेड्यूला में आता है। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे बाउमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनल एंड डीसीटी। बाउमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनल, लूप ऑफ हेनल, ये सभी एक डक्ट में ओपन होते हैं। ऑल ओपन इन द कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ बेलेनी, ठीक है। ऑल ओपन इन कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, उस कलेक्टिंग डक्ट को हम डक्ट ऑफ बेलेनी कहते हैं, बर्टनी नहीं, डक्ट ऑफ बेलेनी, डक्ट ऑफ बेलेनी। इससे पहले मैंने जब हम किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने बोला कि डक्ट ऑफ बर्टनी, मैंने बोला कॉर्टिकस का कुछ रीजन मेडुलरी पिरामिड के बीच में जाता है, उसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ बर्टनी। बट बाउमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनल, ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है थ्रू द डक्ट ऑफ बेलेनी, थ्रू द डक्ट ऑफ बेलेनी। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम अब एक एक करके इन ट्यूब्यूल्स की फंक्शन पढ़ेंगे, इन ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे पीसीटी, पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
Number one, PCT, proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule हम पहले पढ़ेंगे. ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में एंड इज कन्वोल्यूटेड. नंबर वन आप लिखेंगे present in cortex. Present in cortex and is convoluted. Convoluted बोलते हैं ये हाईली है, यहाँ पे coiled होता है, convoluted होता है, ठीक है, and is convoluted. पहला पॉइंट आप लिखेंगे proximal convoluted tubule में present in cortex and is convoluted. Second point आप इसमें लिखेंगे it is lined by breast border epithelium with numerous microvilli. It is internally lined by breast border. It is internally lined by breast border epithelium with microvilli. इसमें microvilli present होता है with microvilli जो absorption का काम करता है, microvilli, ठीक है. And third point आप देखिए the cells have numerous mitochondria for active transport. The cells जो cells होते हैं PCT में, ठीक है, the cells have numerous mitochondria for the active transport. Numerous mitochondria for active transport and selective reabsorption. Active transport and selective reabsorption of electrolytes and the water. Almost the 80% of the essential nutrients, selective reabsorption of 70 to 80% of electrolytes and water is reabsorbed. Electrolytes and water is reabsorbed. मैं बात कर रहा हूं पीसीटी का, प्रॉक्सिमल convoluted tubule का. ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, एक कन्वोल्यूटेड होता है, ठीक है. इट इज इंटरनली लाइनड बाय ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम with microvilli, ठीक है. The cells have numerous mitochondria for active transport. ये जो cells होती है ना proximal convoluted tubule की, इसमें numerous mitochondria होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है for the active transport. जो फिल्ट्रेट का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो फिल्ट्रेट अंदर किसमें बनेगा, बाउमानस कैप्सूल में बनेगा, और उस फिल्ट्रेट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है. एंड selective reabsorption of the 70 to 80% of water and electrolytes like the sodium, potassium, etc. ठीक है. और यहां भी मैं बोलूंगा किस किस चीज का मेनली होता है सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन, ठीक है. सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन किस किस चीज की होती है. अब आप लिखेंगे ये 3 पॉइंट आप पहले लिखेंगे, ठीक है. यहां पे सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन होती है सोडियम, लिखिए सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन होती है, सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन होती है. नंबर 1 सोडियम आयन्स की, ठीक है. सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड. कैल्शियम, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, ठीक है. एमाइनो एसिड इनकी सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट. जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनेगा अंदर, ठीक है, जो बाउमानस कैप्सूल में नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनेगा ना, उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से ये सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड की. सोडियम,
कैल्शियम ग्लूकोज एमाइनो एसिड की क्या करेगा, सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन करेगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट को, क्योंकि यहाँ पे जो पीसीटी के अंदर जो सेल्स होती है ना, इनमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है सर? इनमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। एंड नेक्स्ट आप लिखेंगे ये मेंटेन करता है पीएच ऑफ द ब्लड को, ठीक है। इट मेंटेन्स पीएच ऑफ ब्लड, maintains pH of blood and ionic balance, maintains pH and ionic balance of blood, यानी आयन्स की मेंटेनेंस करता है ब्लड में, और ये करता है मेंटेन रखता है पीएच किसकी, ब्लड की, बाय सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+, बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन, reabsorption नहीं, सिक्रीशन of H+, by selective secretion of H+ and ammonia into the filtrate, and ammonia NH3, ठीक है, ammonia into the filtrate, ये क्या करता है, ये मेंटेन रखता है पीएच और आयनिक बैलेंस ब्लड की, सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है, ये ब्लड में से यहां से निकालता है, सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है H+ यानी हाइड्रोजन आयन्स की और अमोनिया की सिलेक्टिव सिक्रेशन करके ये क्या करता है, ये मेंटेन रखता है पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। एंड ये क्या करता है, एंड कैसे, और ये रिअब्सॉर्प्शन करता है HCO3 नेगेटिव, रिअब्सॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव आयन्स, ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है, हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है, इनकी ये रिअब्सॉर्प्शन करता है। इसकी वजह से पहले क्या करेगा, ये मेंटेन रखेगा पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। सर कैसे? क्योंकि ये सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है, ये बाहर निकालता है ब्लड से बाहर निकालेगा H+ हाइड्रोजन आयन्स को और अमोनिया को ये बाहर निकालेगा इनटू द फिल्ट्रेट में उनको डालेगा, और उसकी वजह से आयनिक बैलेंस क्या मेंटेन रहेगी। एंड एब्जॉर्प्शन करता है HCO3, ठीक है, हाइड्रोजन आयन्स की HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की रिअब्सॉर्प्शन करेगा, फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब करेगा ब्लड में, और उसकी वजह से मेंटेन रहेगा पीएच एंड आयनिक बैलेंस। दीज आर द सम फंक्शंस ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। बहुत ज्यादा फंक्शंस इसके बावजूद भी, बट आपको उतने ही याद रखने हैं जितने आपको पूछे जाएंगे। अगर 11th में पढ़ रहे हो, सीबीएसई पढ़ रहे हो, बोर्ड पढ़ रहे हो, नीट 2025 टारगेट कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है, इससे बाहर नहीं जाना है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे रेनल ट्यूब्यूल्स की, हम यहां पे पढ़ रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। उसमें एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन दो पार्ट्स का बना होता है। नंबर 1 से बॉमन्स कैप्सूल, उस बॉमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर हमने देखा। इसके बाद है रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स बना होता है पीसीटी, डीसीटी, यहां पे लूप ऑफ हेनल्स का बना होता है। हम अभी पीसीटी की बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड और कन्वोल्यूटेड होता है। आफ्टर दैट मैंने बोला यहां पे ये जो इंटरनली लाइन होता है सेल्स, उनमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसकी वजह से एक्टिव क्या होते हैं, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, फिल्ट्रेट एंड रिअब्सॉर्प्शन होता है किस का सर, 70 to 80% ऑफ द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट। एंड सर ये मेंटेन करता है पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, ठीक है, पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन। ये यानी ब्लड में से बाहर निकालता है, एक तो H+ हाइड्रोजन आयन्स, दूसरा तो अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट एंड रिअब्सॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव आयन्स एंड रिअब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट आयन्स। उसकी वजह से पीएच एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन रहती है। ये यहां पे है फंक्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनल। क्या पढ़ेंगे? लूप ऑफ हेनल पढ़ेंगे। सर लूप ऑफ हेनल की फंक्शन क्या है? अब आप लिखेंगे बेटा लूप ऑफ हेनल। लिखिए लूप ऑफ हेनल, लूप ऑफ हेनले भी कह सकते हो या हेनल कह दो, ठीक है। लूप ऑफ हेनल रन स्ट्रेट इन रेनल मेडुला। पहला पॉइंट आप लिखेंगे रन स्ट्रेट इन रेनल मेडुला, इन रेनल मेडुला। रेनल मेडुला में ये स्ट्रेट रन करता है, यानी ये डायरेक्टली पीसीटी से डायरेक्टली जाता है रेनल मेडुला में, रन स्ट्रेट इन द रेनल मेडुला। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ थिन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब,
फॉर्मड ऑफ थिन, जो अभी मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, ठीक है, थिन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, ये थिन यानी पतली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब का बना होता है, ठीक है, कौन, लूप ऑफ हेनल, ठीक है। लूप ऑफ हेनल जो होता है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है, लूप ऑफ हेनले या हेनल आप कह सकती हो, ठीक है। लूप ऑफ हेनल लॉन्ग होता है, लूप ऑफ हेनल लॉन्ग होता है मैमल्स एंड बर्ड्स में, लॉन्ग इन mammals and birds, mammals and birds, mammals and birds में लूप ऑफ हेनल जो है ना ये लॉन्ग होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, we secrete hypertonic urine, we secrete hypertonic urine, हम hypertonic urine यानी concentrated urine क्यों बाहर निकालते, क्यों हमें कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, हाइपरटोनिक यूरिन क्यों बनता है, क्योंकि हम मैमल्स है, मैमल्स और बर्ड्स में लूप ऑफ हेनल लॉन्ग होता है, उसी लॉन्ग की वजह से, लॉन्गनेस की वजह से हाइपरटोनिक यूरिन बनता है, ठीक है। अगर हम लूप ऑफ हेनल देखेंगे ना, ये शॉर्ट होता है रेप्टाइल्स में, शॉर्ट होता है रेप्टाइल्स में, लूप ऑफ हेनल जो है ना, लूप ऑफ हेनल शॉर्ट या एब्सेंट, short or absent in reptiles में short और एब्सेंट होता है, दैट इज वाई वहां पे हाइपोटोनिक यूरिन बनता है। तो मैं लूप ऑफ हेनल की बात कर रहा हूं, ये स्ट्रेट रन करता है रेनल मेडुला में, इट इज फॉर्म्ड ऑफ द थिन असेंडिंग या डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनल, एंड आफ्टर दैट लूप ऑफ हेनल लॉन्ग होता है मैमल्स और बर्ड्स में, इसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन हाइपोटोनिक यूरिन बनता है। इफ वी टॉक अबाउट द रेप्टाइल्स में लूप ऑफ हेनल जो है ना ये शॉर्ट या एब्सेंट होती है, ठीक है, ये शॉर्ट और एब्सेंट होती है, इट इज शॉर्ट और एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में, पहले हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, ठीक है, लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में पहला पॉइंट आप लिखेंगे lined by cuboidal epithelium, lined by cuboidal epithelium, it is lined by cuboidal epithelium। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे permeable to water, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, it is permeable to water but impermeable to electrolytes like sodium chloride, but impermeable to electrolytes like sodium chloride, NaCl, sodium chloride, and concentrate is the filtrate, याद रखना ये बात, concentrate is the filtrate, ठीक है। मैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल की बात करूं, इट इज इंटरनली लाइन्ड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम, एंड ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल होते हैं ये परमेबल होता है वाटर के लिए, परमेबिलिटी दिखाता है वाटर के लिए, बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट लाइक द NaCl, दैट इज व्हाई डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल जो होता है, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल जो होता है ना, ये क्या करता है, ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है, क्योंकि इट इज इम्परमेबल टू सोडियम क्लोराइड, इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स बट परमेबल टू द वाटर, यानी वाटर बाहर निकालेगा, NaCl इसी में छोड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इसी में छोड़ेगा, जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, और अगर हम बात करेंगे असेंडिंग लिम्ब की, और अगर हम बात अब करेंगे असेंडिंग लिम्ब की, असेंडिंग लिम्ब की अगर हम बात करेंगे, जो असेंडिंग लिम्ब होता है ना, ascending limb is impermeable to water, it is impermeable to water
but permeable to electrolyte light, but permeable to electrolyte like sodium chloride, सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन बनेगा, क्या बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा, डाइल्यूट यूरिन या फिल्ट्रेट आप कह सकते हो, ठीक है, डाइल्यूट यूरिन या डाइल्यूट इज यूरिन, डाइल्यूट इज यूरिन, यूरिन को ये डाइल्यूट करेगा। मैं दिस असेंडिंग लिम्ब की बात कर रहा हूं, असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर, इट इज इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, ये डाइल्यूट करेगा यूरिन को। जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, याद रखना, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, ठीक है, जो डिसेंडिंग है ना, डिसेंडिंग लिम्ब क्या करेगा, जो दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, इट इज परमेबल टू वाटर, परमेबल टू वाटर, ठीक है, एंड इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, like the sodium chloride NaCl, याद रखना। अगर हम ascending limb of loop of Henle की बात करेंगे, ये क्या दिखाता है, ये permeability दिखाएगा, permeable to sodium chloride, permeable to electrolytes like the sodium chloride but impermeable to वाटर। तो यहाँ पे ये क्या करेगा सर, ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगा, ये डाइल्यूटेड यूरिन बनाएगा, ठीक है, ये डाइल्यूट इज द यूरिन, ये भी याद रखना कौन किसको परमेबल है और इम्परमेबल किसको है। ये था लूप ऑफ हेनल, ठीक है, लूप ऑफ हेनल। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहले हमने पढ़ा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनल, इसमें डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लिखे आप डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT, ठीक है, DCT, बहुत मजा है इसको पढ़ने में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो एक कन्वोल्यूटेड पार्ट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। पहला पॉइंट इज कन्वोल्यूटेड पार्ट, ये भी कन्वोल्यूटेड है, ठीक है, कन्वोल्यूटेड पार्ट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स रीजन में होता है, ठीक है, PCT DCT कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है बट लूप ऑफ हेनल ये वो मेडुला में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे लाइनर्ड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम विद फ्यू माइक्रोविलाई, लाइनर्ड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम, with few microvilli, ये इंटरनल लाइन होती है क्यूबाइडल एपिथेलियम से और फ्यू माइक्रोविलाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये ओपन होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, ठीक है, ओपनर्स इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ये ओपन हो जाए, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ओपन हो जाता है। ये परमेबल होते हैं वाटर बट नॉट टू NaCl, परमेबल टू वाटर बट नॉट NaCl, याद रखना, बट नॉट NaCl। तो मैं बात कर रहा हूं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब की, DCT की। ये कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है, प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में, एंड इंटरनली लाइनड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम और फ्यू माइक्रोविलाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ओपन होता है, ये परमेबल होता है वाटर के लिए बट इम्परमेबल टू सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लोअर पोर्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, लोअर पोर्शन ऑफ ट्यूब्यूल जो होता है ना, ये परमेबल होता है
urea is also permeable to is also permeable to यूरिया। ये यूरिया के लिए परमेबल होता है, ठीक है। और यहां से कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर की। यहां पे कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन होती है सोडियम और वाटर की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडीशनल ट्यूब्यूल की मैं बात कर रहा हूं, कंडीशनल, एक सेकेंड, ठीक है। collecting tubule, conditional reabsorption of sodium and water, conditional reabsorption of sodium and water, ठीक है। collecting tubule की मैं बात कर रहा हूँ, collecting tubule की मैं बात कर रहा हूँ। ये conditional reabsorption होता है सोडियम और वाटर का। reabsorption of bicarbonate ions and selective secretion of H plus K plus NH3. Reabsorption of HCO3 negative bicarbonate ions and selective secretion of किसकी, and selective secretion of एक तो H प्लस हाइड्रोजन आयन की, NH3 अमोनिया की, ठीक है, NH3 अमोनिया की, H एंड K प्लस, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा सर, इसकी वजह से मेंटेन रहेगा pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी, मेंटेनेंस pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी, बैलेंस in the body, ठीक है। दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, इट इज परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू NaCl, ठीक है, इम्परमेबल टू NaCl। अब लास्ट आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। अब फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, पहले हमने पढ़ा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब की फंक्शन, उसके बाद लूप ऑफ हेलन, डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिंग डक्ट का और उसी के साथ हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। अब आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ या कलेक्टिंग डक्ट, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, कलेक्टिंग डक्ट आप लिखेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। क्योंकि अगर आपको ये समझ यहाँ पे आ गया ना, ये अगर आपको समझ आया यहाँ पे, तो उसके बाद जो यूरियन फॉर्मेशन होती है ना, वो उसमें आसानी, बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट, तो चलिए लिखिए कलेक्टिंग डक्ट में, एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला, एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला, ये कॉर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ द मेडुला में जाता है, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ मेडुला, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, reabsorb large amount of water to produce concentrated urine, reabsorb large amount of water from filtrate to produce concentrated urine, large amount of filtrate absorb करता है, amount of water absorb करता है filtrate से to produce a concentrated urine, ठीक है। और ये अलो करता है पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। मैंने पहले ही बोला कि ये जो मैंने पहले आपको बोला, ये जो यूरिया है ना, नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में 20 to 40 mg होती है, ठीक है। और मैंने बोला ये किडनी के मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑस्मो रेगुलरिटी
किडनी की मेंटेन रहती है, हमारी ऑस्मोरेगुलेटरी मेंटेन रहती है। ठीक है, यही पॉइंट मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ कि जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, यही काम करता है, यही कुछ यूरिया रिअब्सॉर्ब करता है किडनी के मैट्रिक्स में। ठीक है, किडनी के इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम के बाद वहां पे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है, वहां पे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे allows passage of small amount of urea, allows passage of small amount of urea, small amount of urea, it allows the passage of small amount of urea into the medullary interstitium, into the medullary interstitium, into the medullary interstitium, into the medullary interstitium, into the medullary interstitium to keep up the osmolarity, to keep up the osmolarity, to keep up the osmolarity, osmolarity को मेंटेन रखने के लिए ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया क्या करता है, अलो करता है उसकी पैसेज किसमें, ब्लड में, क्योंकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, टू कीप द ऑस्मोलैरिटी, इसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है, टू कीप द ऑस्मोलैरिटी, इट मेंटेन्स द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, ये मेंटेन रखता है, याद रखना, मेंटेन्स द पीएच एंड osmotic balance by secretion of H plus, by secretion of H plus and K plus ions, and K plus ions। ठीक है, ये बातें याद रखना। ठीक है, ये था कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। आई होप कि एक एक चीज आपने यहाँ पे समझी होगी। जो मैं यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, 85% ये कंप्राइज करते हैं नेफ्रॉन्स, टोटल नेफ्रॉन्स के। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला ये दो पार्ट्स का बना होता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बोला कि क्वेश्चन जिसे बना है कि यहाँ पे लूप ऑफ हेनल वेरी शॉर्ट होते हैं और थोड़ा बहुत ही एक्सटेंड करता है यहाँ पे ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स किसमें, मेडुलरी रीजन में। उसके बाद मैंने बोला ये दो पार्ट्स का बना होता है, बाउमन्स कैप्सूल एंड रेनल ट्यूब्यूल्स का। एक एक करके एक एक स्ट्रक्चर बना के डिक्टेट करके खुद बोर्ड पे लिख के मैंने आपको समझाया। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद भी कुछ है जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगा। ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे ही आप कॉपी पे उतारिए, आफ्टर दैट खुद देखिए। जब आप एक बार पढ़ोगे ना कॉपी, उसके बाद एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट यहाँ पे नहीं छूट रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी के 5% ज्यादा हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कभी कभी एक उस्ताद को एनसीईआरटी के बाहर तो निकलना पड़ता है, सीधे एनसीईआरटी से कभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। ठीक है, हमें इसलिए एनसीईआरटी के बाहर 1, 2 या 5% तक हम बाहर जाते, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए। और आई होप कि मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है। क्या मैं जितनी मेहनत करता हूं ना ये लेक्चर्स बनाने के लिए, अगर उतनी मेहनत आप भी करोगे ना देख देख के, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के, मैं यहाँ पे आपको ये लिख के दूंगा कि आपकी सिलेक्शन डन है। और 11th में अगर हो ना, सीबीएसई बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो ना, आपकी उसमें भी यहाँ पे पास हो जाएगा, पास तो हो ही जाएगा। एंड नेक्स्ट नीट आपका टारगेट होना चाहिए। और जब नीट या सीयूईटी या कोई भी एग्जाम है, उनके आईएएस में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूछा जाता है, हर कोई एग्जाम में मद्देनजर ज्यादा यहाँ पे नीट पे फोकस चल रहा है, रख के मैं आपके सामने लेक्चर्स देता हूं और पूरी मेहनत करके आपके सामने आता हूं। कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आफ्टर दैट खुद देखिए कि मैं एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटे तक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है नेफ्रॉन्स की, दैट इज जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। वो आसान ही है। ठीक है, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन लिखिए अब, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन।
पहला पॉइंट आप लिखेंगे जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में इट फॉर्म द 15% ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। कंप्राइज यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे 15% ऑफ द नेफ्रॉन होते हैं जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। पोजीशन होती है इन डीपर पार्ट ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स। अगर हम पोजीशन देखेंगे, पोजीशन ये डीपर पार्ट ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स में, डीपर पार्ट ऑफ रिनल कॉर्टेक्स में होता है, डीपर पार्ट ऑफ रिनल कॉर्टेक्स में इसकी पोजीशन होती है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट आर्टरियोल्स हैव सेम डायमीटर, लेफ्ट एंड राइट आर्टरियोल्स हैव सेम डायमीटर, लेफ्ट एंड राइट। अगर हम आर्टरियोल्स की बात करेंगे जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में इनमें सेम डायमीटर होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ना कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की, उसमें ये जो लेफ्ट एंड राइट उसमें वहां भी फर्क दिख रही है, ठीक है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा, वहां पे डिफरेंस है, ठीक है। डायमीटर में डिफरेंस है, उसी डिफरेंस की वजह से अंदर फिल्ट्रेट बनता है, जो मैं यूरिन फॉर्मेशन में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक भी पॉइंट यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, ठीक है। Both the limbs of loop of Henle are thin-walled. Both the limb of loop of Henle is thin-walled. ये thin-walled होते both the limb of the loop of the Henle, ठीक है। Forms loop like vasa recta. It forms a loop like vasa recta. It forms the loop like vasa recta. vasa एक लूप बनाता है, उस लूप को हम vasa recta कहते हैं। Involve in sodium reabsorption and urine concentration. It involve in sodium reabsorption and urine concentration, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ जेजी सेल्स, तो पहले आप ये 4 पॉइंट समझो। ये डीपर पार्ट ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स में इसकी पोजीशन होती है, लेफ्ट एंड राइट आर्टरियोल्स सेम डायमीटर के होते हैं, बोथ लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ द हैंडल से थिन-वॉल्ड होते हैं। ये एक लूप बनाती है लाइक द वासा रेक्टा, ठीक है। इन्वॉल्व इन द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड यूरिन कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट आप लिखोगे ये जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं ना, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, याद रखना, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जेजी सेल्स, ठीक है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जेजी सेल्स, यहाँ पे प्रेजेंस होती है जेजी सेल्स की, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ जेजी सेल्स, जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, प्रेजेंस ऑफ जेजी सेल्स। ये जो जेजी सेल्स होती है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ जेजी सेल्स क्या करेंगे, जेजी सेल्स रिलीज करेंगे, याद रखना। जेजी सेल्स रिलीज एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। नंबर 1 इज erythropoietin hormone for the erythropoiesis, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ये रिलीज करेगा, जिसकी वजह से स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिन रेड बोन मैरो, और ये रिलीज करता है, और ये दूसरा हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, दैट इज कैल्सिट्रायोल भी कल मैंने आपको बोला था फंक्शन ऑफ किडनी में पहले लेक्चर में। कैल्सिट्रायोल क्या करता है, ये रिएब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का इन द इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिएब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का। जब कैल्शियम की कमी, और ये पोटेशियम K+, ठीक है, K+ की रिएब्जॉर्प्शन करता है जब जरूरत होती है बॉडी का, दिस इज द कैल्सिट्रायोल, ठीक है। एंड एक एंजाइम भी रिलीज कर रहा है, दैट इज रेनिन, दैट इज RENIN, रेनिन एंजाइम। क्या, रेनिन एंजाइम जो कंट्रोल करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर। रेनिन RENIN, एक हो गया वो हार्मोन RENIN, रेनिन। ये है RENIN, एक एंजाइम होता है जो कंट्रोल करता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड
बीपी को ये कंट्रोल करता है। तभी मैंने बोला था कि अगर ये यूरिन तो बनाता है, पहली बार ये यूरिया को ब्लड से बाहर निकलती किडनी, बट ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, ये एंजाइम्स भी रिलीज करती है, क्योंकि जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में जे सेल्स प्रेजेंट होती है, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, ये रिलीज करती है दो हार्मोन्स, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है सर, ये स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस इन द रेड बोन मैरो, एंड कैल्सिट्रियोल ये करता है सिलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, ठीक है, और एंजाइम ये करता है दैट इज रेनिन, जो कंट्रोल करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एंड कंट्रोल करता है बीपी, दैट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर। ये था यहां तक मेरा बेटा, क्या सर, यहां तक था ये टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, एंड सर हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, और हम नोटिस भी बनाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत फायदा हो जाएगा, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिल रहे हैं, क्योंकि 1-2 साल के बाद मुझे लग रहा है आपको फिर एसएस लेना पड़ेगा मेरे लेक्चर्स के लिए, तो अभी तो फ्री में आपको बता रहा हूं, और हर एनर्जी 100% एनर्जी के साथ आपके सामने आ रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ाया। नंबर 1 इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, 85% कंप्राइज करते हैं। नंबर 2 इज द जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स थे। नंबर 1 इज द बाउमन्स कैप्सूल, उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल्स में पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनल, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, इवन की कलेक्टिंग डक्ट भी यही पे हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पढ़ा है जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, उसके फंक्शंस, और उसके बाद ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये भी आपको यहीं पे मैंने पढ़ाया, एंड आई होप कि एक एक चीज आपको समझ आ गई होगी। अब लास्ट पे आप लिखेंगे पैसेज ऑफ यूरिन, क्या पैसेज ऑफ यूरिन की पैसेज सर। अब हम देखेंगे कि यूरिन अंदर से बाहर तक किस पैसेज से आता है, किस रास्ते से आता है, ठीक है सर, ये किस रास्ते से आता है। पहला आप लिखोगे नेफ्रॉन में क्या बनेगा सर, नेफ्रॉन में यूरिन बनता है, और नेफ्रॉन के बाद हम डायरेक्टली जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक है, उसके बाद पीसीडी, डीसीटी, ठीक है, पीसीडी, लूप ऑफ हेनल, डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट के बाद डक्ट ऑफ बेलिनी, मैंने पहले ही बोला, एक तो मॉलफिजन बॉडी, पीसीडी, डीसीटी एटसेट्रा, ये एक डक्ट में ओपन हो जाती है, इट्स कॉल्ड डक्ट ऑफ बेलिनी के बाद मेरा बेटा ये आएगा माइनर कैलेक्स में, ठीक है, माइनर कैलेक्स से आके ये मेजर कैलेक्स में जाएगा। किस में जाएगा सर, मेजर कैलेक्स में जाएगा। जब ये मेजर कैलेक्स में जाएगा ना बेटा, उसके बाद मेजर कैलेक्स के बाद ये डायरेक्टली आ जाएगा किसमें सर, ये आएगा रेनल पेल्विस में, ठीक है, रेनल पेल्विस के बाद ये आएगा सर, ये आएगा यूरिटर्स में, ठीक है, यूरिटर्स इसको कहां पे ट्रांसपोर्ट करेंगे सर, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये थ्रू यूरिथ्रा बाहर निकलेगा, ये यूरिन थ्रू यूरिथ्रा बाहर निकलेगा, जिस द पैसेज ऑफ द यूरिन। नेफ्रॉन के बाद कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद ये जो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनल डक्ट, ये एक डक्ट में ओपन होते हैं, दैट्स कॉल्ड डक्ट ऑफ बेलिनी। उसके बाद माइनर कैलेक्स में आएगा, उसके बाद मेजर कैलेक्स में आ जाएगा, मेजर कैलेक्स के बाद रेनल पेल्विस, जो मैंने कल आपको बताया था, रेनल पेल्विस थ्रू वहां से क्या निकलता है सर, वहां से निकलता है यूरिटर्स में आ जाएगा, यूरिटर्स के बाद थ्रू यूरिनरी ब्लैडर आपको सिग्नल देगा, थ्रू यूरिथ्रा आप बाहर निकालोगे, अभी मेरी जो इनिशियल फेज चल रहा है ना, चार्ट भी मुझे महंगा लग रहा है, याद रखना, ठीक है। अभी 20 रुपए की चाक लाई, ये मैं छोटे छोटे चाक से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक दिन होगा उस वक्त मेरे पास एक स्मार्ट बोर्ड होगा, 3 लाख का स्मार्ट बोर्ड होगा, ठीक है। ये आगे आगे हर कोई चीज अपने टाइम पे हो जाती है, अब्रप्टली कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। अब्रप्टली जो चीज होता है ना, वो हलाल की कमाई नहीं होती है, ठीक है। आराम से आगे जाके थोड़ा पढ़ के खुद का बिल बन के आगे आगे फिर पैसे भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। मैं भी फ्री यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। और
खुद चाहता हूं कि मैं इतना काबिल बनूं सो दैट कि मैं किसी कोचिंग सेंटर में जाऊं, इसीलिए एक चाक भी मुझे अभी महंगा पड़ रहा है, इसलिए छोटे छोटे चाक इसमें यूज कर रहा हूं। यहाँ पे पैसेज ऑफ यूरिन भी आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे पैसेज ऑफ ब्लड, ब्लड की पैसेज, ठीक है। अब लिखेंगे आप पैसेज ऑफ ब्लड। पैसेज ऑफ ब्लड, रेनल आर्टरी, ठीक है। रेनल आर्टरी, थ्रू रेनल आर्टरी किस में आ जाएगा सर? थ्रू रेनल आर्टरी आता है एफेरेंट आर्टरी। ए फॉर आना, याद रखना 2015 में 2016 फेज 1 में क्वेश्चन बना था एफेरेंट, ठीक है। एफेरेंट आना, एफेरेंट थ्रू रेनल आर्टरी, एफेरेंट थ्रू रेनल आर्टरी, एफेरेंट आर्टरी में आएगा क्या? एफेरेंट आर्टरी में आएगा ब्लड। एफेरेंट आर्टरी के बाद यहां पे ग्लोमेरुलस में, किसमें? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद सर यहाँ पे वापस इफेरेंट, ग्लोमेरुलस में ये इसमें यूरिन निकाल के इफेरेंट आर्ट्रियोल यहां से वापस निकालेगी, इफेरेंट आर्ट्रियोल। इफेरेंट आर्ट्रियोल के बाद बेटा, इफेरेंट आर्ट्रियोल के बाद ये जाएगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के बाद, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के बाद वासा रेक्टा, किसमें? वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा के बाद, वासा रेक्टा के बाद ये जाएगा रेनल वेन्यूल में, रेनल वेन्यूल में, ठीक है। रेनल वेन्यूल, रेनल वेन्यूल ओपन हो जाती है रेनल वेन में, किसमें? रेनल वेन में। रेनल वेन इस ब्लड को हार्ट में ले आएगी, किसमें? हार्ट में। तो वहां से यूरिन इसमें निकल गया, अब हार्ट इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी फिर हार्ट में। हार्ट में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं, हार्ट में इसमें जो वेस्टेज है ना, इसमें जो हार्ट में, हार्ट के थ्रू ये फिर किसके थ्रू सर? ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, वहां से ऑक्सीजन मिलेगा, फिर यही फिर अंदर सर्कुलेशन हो जाएगी। रेनल आर्टरी, उसके बाद एफेरेंट आर्टरी, ठीक है। ग्लोमेरुलस, फिर एफेरेंट आर्टरी वापस निकलेगा, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में वासा रेक्टा, रेनल वेन्यूल, रेनल वेन एंड द हार्ट, एंड हार्ट। तो आज तक हमने पढ़ा, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज द नीड ऑफ द एक्सक्रीशन, एंड आफ्टर दैट फंक्शन ऑफ द किडनी। उसके बाद हमने और भी कुछ पॉइंट्स वहां पे देखे। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और न्यूट्रिशन, वहीं पे हमने पढ़ा। थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बना था, ठीक है। और टाइप्स में हमने ये पूरा लेक्चर इसी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में दे दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 3 लेक्चर पहले देखना, उसके बाद चौथा लेक्चर देना, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। 6 लेक्चर्स में हम ये कंसिस्टेंसी के साथ इस यूनिट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और अगर किसी भी वजह से आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा, अगर आप मेरे से बड़े हो, मेरा जो आर्ट ऑफ टीचिंग देख रहे हो, या क्या ये ठीक पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा, मेरे से बड़े हो, तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर कुछ गलतियां हो रही है उन पे मैं सुधार लाऊं, ठीक है। और ये मेरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी नीट की प्रिपरेशन में 11th में है, ठीक है। और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बाकी थैंक यू सो मच।